Welcome to all of you in this lecture of class 9th chapter force and laws of motion. In this lecture we will discuss about Newton's third law of motion. In previous lecture we have already discussed about first law of motion, previous lecture, second law of motion, derived the formula for force and NCERT examples and in-text numericals based on Newton's second law of motion, F equal to ma. Okay, now we will discuss about Newton's third law of motion. Okay, so actually what is Newton's third law of motion? Newton's third law of motion states that suppose there are two objects, one object, or we can say two objects, one is A and having certain mass m, okay, m1, and another object B, this is another object B having mass m2, okay. Then Newton's third law of motion says that if object A exerts some force on object B, suppose whenever these two objects interacts, whenever there will be interaction between two objects for a certain time interval t, okay, t seconds, then this object A will exert a force on the object B, and the object B will also exert a force on the first object also. Suppose this is object A, this is object B. If object A exerts some force on B, then object B will also exert instantaneously some force on object A, but in opposite direction, but it will exert the equal force. Means न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट A ऑब्जेक्ट B पर जब वो इंट्रैक्शन होता है, मान लीजिए दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड की सिचुएशन में दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन, ओके, बिफोर कोलिजन. सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी u2 and this is with certain initial velocity u1. Then if u1 is greater than u2, if u1 is greater than u2, then what will happen after some time? This will interact with this one. Means आप ये समझिएगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट सपोज मूविंग कंडीशन में है, ये मूविंग कंडीशन में भी हो सकते हैं और रेस्ट कंडीशन में भी हो सकते हैं. अभी हमने जैसे मूविंग का एग्जांपल लिया, जैसे ये ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इसके पीछे कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो होगा क्या, और इसकी वेलोसिटी अगर इससे ज़्यादा है तो इसके साथ एक टाइम ऐसा आएगा जिससे में टकराएगा, तो कोलिजन होगा. तो कोलिजन के समय क्या होगा, देखिएगा, वो कंडीशन मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपको. एट कोलिजन सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट बी, ये दोनों एक दूसरे से कोलॉइड हो गए ए और बी. तो इस समय क्या होता है, आप ऐसे मान लीजिए कि दो प्लेयर हैं, जैसे हॉकी प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, एक ऐसे मूव कर रहा है, जब दोनों प्लेयर एक दूसरे एकदम से ऐसे टकराते हैं ग्राउंड में, तो हमने क्या देखा, एक इधर की ओर गिरता है और दूसरा दूसरी डायरेक्शन में गिरता है अक्सर, यानी कि दोनों पर फोर्स लगता है, इफेक्ट दोनों पर होता है. तो इसलिए क्या होगा, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट ने बी ऑब्जेक्ट पर इधर की ओर एक फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम कह रहे हैं एफ बी ए. एफ बी ए का मतलब समझिए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए. इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, देखिए, एफ बी ए मीन्स फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए. ये उधर की ओर फोर्स लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट बी होगा ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ओके. तो इधर की ओर ए पर फोर्स लगाएगा बी, तो इसको हम कहेंगे एफ ए बी. एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी, और एफ बी ए क्या है, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए. बी पर फोर्स ए के द्वारा एफ बी ए बी मीन्स ए पर फोर्स बी के द्वारा, ओके. तो दोनों ही फोर्स, देखिए यहाँ पर एफ ए बी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी, दिस इज एफ ए बी. और जो एफ बी ए है ये है हमारा फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ऑब्जेक्ट ए, यानी कि एफ बी ए है, बी पर ए के द्वारा लगाया फोर्स, एफ ए बी है, ए के द्वारा लगाया, ए पर बी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ओके. सो व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ, दिस इज द कंडीशन फॉर एट कोलिजन. एट कोलिजन बाद में हम इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी इस फिगर को लेके चलेंगे. तो यहां पर क्या होगा कि जो फोर्स
ऑन बी बाई ऑब्जेक्ट ए होगा, फोर्स ऑन बी बाई ए, बी ए पर जितना फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में न्यूटन थर्ड लॉ से, उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एफ बी ए इक्वल टू एफ ए बी। ओके, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। बट द फोर्सेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये उधर की ओर फोर्स है और इधर की ओर फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन बी बाई ऑब्जेक्ट ए इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन ए बाई बी। मीन्स कि दोनों फोर्स हैं तो बराबर, और माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। अभी हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे कि व्हेनेवर कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट कभी भी अगर दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा, और उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहला दूसरे पर लगा रहा है। ओके, और ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि पहले ऑब्जेक्ट ए ने बी पर फोर्स लगाया और उसके कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट बी ए पर फोर्स लगाएगा, ये कभी नहीं होता है। होता क्या है कि इंस्टेंटेनियस एक्शन होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगाएगा तुरंत एट वंस ऑब्जेक्ट बी भी अपना ए पर फोर्स लगाएगा। ठीक, अब जो है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी बाई ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे पर जो फोर्स लगाया जाता है उसको कहते हैं एक्शन। एक्शन मीन्स दिस इज ए टाइप ऑफ फोर्स। एक्शन मीन्स फोर्स, ए के द्वारा बी पर लगाया गया फोर्स, और दूसरे के द्वारा ए पर लगाए गए को हम कहते हैं रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन फोर्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ को हम कहेंगे कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक्शन लेता है, एक्शन मीन्स फोर्स लगाता है दूसरे पर, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी ए पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, और दोनों ही एक्शन और रिएक्शन इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, मीन्स दोनों ही फोर्स बराबर होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। अगर एक इधर है तो दूसरा इधर है। ठीक, तो आप इस डायग्राम को यहाँ पे बना सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए। फिर इसके बाद से हम इसके लिए लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो। ओके, नाउ आपने इसको बना लिया होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है। ओके, तो देखिए अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर लिख रहे हैं। हम इसको कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, third law of motion, Newton's third law of motion, we can write it states that when an object exerts some force on another object, then the another object instantaneously exerts a force back to the first object। ओके, मीन्स क्या है, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स सम फोर्स एंड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, देन द अनदर ऑब्जेक्ट, वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी या सेकेंड ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियसली मीन्स एट वंस एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, बट व्हाट इज द मेन थिंग, these two forces are equal in magnitude. We can say these two forces are equal in magnitude but opposite in direction. But these two forces are opposite in direction. ये दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में हमेशा इक्वल होंगे और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। ठीक है, और इन अनदर वे वी कैन से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, the every action has an equal
and opposite, equal and opposite reaction. What is the meaning of here action and reaction? Action is a type of force exerted by first object on second object, and reaction is the force exerted by the second object on first object. Okay, meaning of action means force exerted by first object on, we can say, second object, force exerted on second object. Okay, and reaction, what is the meaning of reaction here? Reaction is also a force exerted by, we can say, second object on first object. So this is Newton's third law of motion. हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए जो हमने पहले दिखाया था फिगर, ये एक ऑब्जेक्ट A है, इसको आप बना सकते हैं। सपोज मान लीजिए u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट B है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट B मूविंग विथ u2, एंड सपोज u1 इज ग्रेटर देन u2। हमने कहा कि अगर इसकी स्पीड इससे ज़्यादा है तो आफ्टर सम टाइम ये इससे कोलिजन करेगा। सो दिस इज द कंडीशन बिफोर कोलिजन, आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू। ओके, नाउ आफ्टर कोलिजन सम टाइम के बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इससे टकराएगा। तो टकराने की सिचुएशन को मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखिए ये कोलिजन का टाइम होगा, तो ये क्या कर रहा है, ए बी पर एक फोर्स लगाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बी पर अगर फोर्स लग रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी, तो एफ, या हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, तो एफ बी ए, दिस इज एफ बी ए। एफ बी ए मतलब फोर्स ऑन बी बाय ऑब्जेक्ट ए। ओके, तो बी भी क्या करेगा, ए पर एक फोर्स लगाएगा। ओके, उसको कहेंगे एफ ए बी, फोर्स ऑन ए बाय ऑब्जेक्ट बी। तो ये दोनों ही फोर्स क्या होंगे, कोलिजन। दिस इज द कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी एट कोलिजन पर। ओके, तो कोलिजन पर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ से देखेंगे तो आपने क्या देखा, यहाँ पर हमने आपको बताया कि फोर्स ऑन बी बाई ए जो होगा वो बराबर होगा फोर्स ऑन ए बाई बी, यानी कि एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा और विथ माइनस साइन। तो जब भी कभी भी न्यूटन थर्ड लॉ से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर कुछ भी फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पर उतना ही इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगा। ओके, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन दिस वन। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग हो, ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट में भी हो सकते हैं दोनों ही। ओके, तो अब यहाँ पर देखिएगा, मीन्स जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे फोर्स लगाएगा तो दूसरा भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर। पहला पॉइंट ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन वर्ड है इसका मतलब है विथ सम फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन मीन्स सम फोर्स। दूसरी बात, एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होंगे वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तीसरी बात समझिए कि जो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स होते हैं ये हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पर ये दोनों फोर्स नहीं है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट पर ये दोनों फोर्स होते तो वो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाता, जीरो आ जाता। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम रबिंग दिस वन। ओके, नाउ यू, ओके, नेक्स्ट वन इज the action and reaction forces are acts in different object। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट A है, अगर इसी पर एक्शन और रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, एक ही ऑब्जेक्ट पर हमेशा दो ऑब्जेक्ट होंगे, अगर एक ही पर जितना एक्शन हो उतना ही रिएक्शन भी हो जाए तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा, कैंसिल आउट ईच अदर हो जाएगा। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्यों, तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स है। ओके, तो इन न्यूटन थर्ड लॉ द फोर्स एक्शन एंड रिएक्शन, in case of action and reaction forces, these two forces acts on two different objects। okay, next एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा, ये दोनों फोर्सेस होंगे तो इक्वल, लेकिन ये दोनों ही फोर्स एक दूसरे पर इक्वल एक्सीलरेशन जनरेट नहीं कर सकते, इक्वल एक्सीलरेशन जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमने
एक बॉल को इस वॉल पे हिट किया, जैसे हमारे हाथ में एक टेनिस बॉल है या क्रिकेट बॉल है, रबर की बॉल है, हम अगर उसको इस वॉल पे हिट या बोर्ड पे हिट करते हैं तो बॉल हमारे पास रिबाउंड होके हमारे पास आती है। तो उससे क्या हुआ, हमने जैसे ही इसका मतलब बॉल को इस वॉल पे हिट किया तो बॉल ने इस वॉल पे एक्शन फोर्स लगाया, एक्शन, और तुरंत इस बोर्ड ने उस बॉल को पीछे फेंका बाय रिएक्शन फोर्स। एट वंस रिएक्शन होता है एट द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि इस बॉल को फेंका और 2 मिनट बाद या 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद रिएक्शन फोर्स आ रहा है, बॉल थोड़ी देर यहां रुक रही है फिर बॉल 5 सेकंड बाद आ रही है, ऐसा नहीं है। एट वंस होता है इंस्टेंटेनियसली एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन अब हुआ क्या, हमने जब बॉल को यहां फेंका तो बॉल तो एक्सेलरेशन से पीछे वापस आई, लेकिन हमारी वॉल उस साइड नहीं गई। वॉल जो है वॉल वहीं पर रहती, वॉल में मूवमेंट नहीं होता है। या जब हम कभी ग्राउंड में अगर बॉल को हिट करते हैं तो बॉल एक्सेलरेशन से दोबारा रिबाउंड होकर ऊपर उछलती है, लेकिन ग्राउंड के जो सरफेस ऑफ अर्थ है वहीं पर रहता है, अर्थ तो नीचे नहीं जाती है। इसका रीजन क्या है, बॉल पर तो एक्सेलरेशन आ रहा है बोर्ड से भी, लेकिन बोर्ड पे नहीं आ रहा है, वॉल पे नहीं आ रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास। देखिएगा, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए बाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है। यहां से जो एक्सेलरेशन होगा होगा फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो यहां पर वॉल का मास ज्यादा होता है इसलिए वॉल पर एक्सेलरेशन बहुत कम, बॉल का मास ज्यादा है तो इसलिए बॉल पर एक्सेलरेशन, बॉल रिबाउंड होके पीछे आई। ओके, और ऐसे अर्थ पर जब बॉल को हिट करते हैं तो बॉल ऊपर आती है, लेकिन अर्थ की सरफेस वहीं पर रहती है, तो मास बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन बहुत ही होगा, एक्सेलरेशन डेफिनेटली, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन, वेरी 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 लेस एक्सेलरेशन। ओके, सो मीन्स द एक्सेलरेशन ऑन टू ऑब्जेक्ट्स मे नॉट बी इक्वल। वो इक्वल नहीं हो सकता है, कब, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास डिफरेंट है। ओके, बट फोर्स ऑन दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल ऑलवेज बी इक्वल। हमेशा फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो दीज आर सम पॉइंट्स, इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई एम राइटिंग हियर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको शो करूंगा इनको, देन वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स। Okay, now I have written some important points from the Newton's third law of motion. Newton third law of motion के कुछ conclusion यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको आप समझिए। First, the words action and reaction indicate two forces. जो हम कहते हैं every action has equal and opposite reaction, means action and reaction क्या indicate करता है, दो forces को indicate करता है। दूसरा, the action and reaction forces act simultaneously. साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, एट वंस, तुरंत, साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जर्ट करेगा एक ही टाइम पर। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली फॉर एग्जैक्टली इक्वल टाइम। एक साथ शुरू होगा और एक साथ इक्वल टाइम तक ही दोनों फोर्स लगते हैं एक दूसरे पर। थर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे, बट दियर डायरेक्शंस आर म्यूचुअली अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ओके, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे। ड्यू टू दिस रीजन द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर कैंसिल ईच अदर, इसलिए कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। ओके, ऑल्दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों ही फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट दीज फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑन ईच अदर हम लिख सकते हैं कि दोनों पर जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम नहीं हो। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कब होगा ऐसा, न्यूटन सेकेंड लॉ है, F इक्वल टू बाई सेकेंड लॉ, दिस इज बाई सेकेंड लॉ। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma, A इक्वल टू F बाई एम, यहाँ से A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखिए F तो इक्वल है, F इक्वल होने के बाद अब ये डिपेंड करेगा क्यों, मास पर, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब इफ मास हाई है, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास लेस होगा, कम होगा, उस पर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सो दीज आर द कंक्लूजन्स फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। You can pause the video or you can take the screenshot of this one. Okay, then one more important conclusion is also there.
ओके, आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, ओके, आप इनको नोट्स में लिखिएगा और समझिएगा। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन देखिए कैसा है, इसको मैं लिख रहा हूं पहले। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये देख रहे हैं ना कि जो फोर्सेस हैं वो हमेशा पेयर में लगता है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी ए पर फोर्स लगा रहा है, मीन्स पेयर है, कपल है फोर्सेस का, यानी कि हमेशा फोर्स एक्सर्ट्स इन पेयर। ओके, सिंगल फोर्स हैज नो एग्जिस्टेंस, सिंगल फोर्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से इट इज क्लियर दैट forces, or we can say force exist in pair. Okay, or we can say forces exist in pair. force हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करता है। no existence of single force, ये, और we can say single force does not exist। ये न्यूटन का थर्ड लॉ हमसे कहता है कि फोर्स हमेशा पेयर में हमेशा एग्जिस्ट करता है, सिंगल फोर्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस वन ऑल्सो। नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन थर्ड लॉ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी आपने करना है, एग्जाम्पल्स। ओके, और वी कैन से एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल्स ऑफ और एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन है जैसे। ओके, दूसरा फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड, फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड है। ओके, थर्ड स्विमिंग, स्विमिंग का जो एग्जाम्पल है न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, एंड नाव चलाना, बोइंग ऑफ अ बोट। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का वॉक करना न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। हॉर्स पुलिंग अ कार्ट। ओके, तो देखिएगा वॉकिंग ऑफ ए पर्सन कैसे है, जब हम चलते हैं, जब हम मूवमेंट में होते हैं तो हम ड्यूरिंग मोशन हम अपने पैर से, चाहे हम आगे या पीछे कहीं भी चलें, तो ड्यूरिंग मोशन, फॉरवर्ड मोशन जैसे, तो हम अपने इस पैर से अर्थ पर फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। हमने एक्शन लिया अर्थ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जैसे हमारा पैर आगे उठता है ऐसे, तो अर्थ उस पर रिएक्शन फोर्स लगाती है हमारे पैर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हम क्या कर रहे हैं, हम जब मूव कर रहे हैं तो हम अपने पैर से अर्थ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, तो अर्थ क्या कर रहे हैं, वो हमें रिएक्शन फोर्स दे रही है जिससे हम आगे आपका चलते रहते हैं। तो वॉकिंग ऑफ ए पर्सन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्शन हम लेते हैं, रिएक्शन अर्थ से मिलता है। दूसरा देखिए, कहीं पर स्विमिंग, पानी में तैरना, तो पानी में तैरते समय हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर फेंकते हैं। हम पानी पर पीछे की ओर फोर्स लगाते हैं, हमने एक्शन लिया, तुरंत ही पानी हम पर आगे की ओर फोर्स लगाता है, पानी हम पर आगे की ओर फोर्स लगाता है और हम आगे की ओर मूव करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट, फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड, यानी कि पहले पानी वाला देखिए, जो स्विमिंग वाला है, स्विमिंग में हमने एक्शन लिया तो हमें रिएक्शन फोर्स मिला। ओके, इक्वल, हमने पीछे की ओर एक्शन लिया तो रिएक्शन कहाँ की ओर मिला, आगे की ओर। हमने पानी पे पीछे की ओर फोर्स लगाया हाथों से, तो पानी ने हम पर रिएक्शन फोर्स आगे की ओर लगाया। ऐसे फ्लाइंग ऑफ ए बर्ड, जब कोई चिड़िया उड़ रही है तो अपने पंखों से हवा को पीछे करती है, हवा को पीछे करती है, तो हवा क्या करती है, उस पर आगे की ओर फोर्स लगाती है। ओके, so these are the examples based on Newton's third law of motion for horse pulling a cart. Okay, so I am explaining this, I am writing the explanation of this example, then you have to write the explanation of some other examples also. Okay, मैं पहले लिख रहा हूँ फिर आपको शो कर। ओके,
दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वर्किंग ऑफ अ पर्सन, ओके, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, ओके। सो व्हेन ए पर्सन वॉक्स ऑन अ रोड, he pushes the road below backwards with his foot. In turn, the road exerts an equal force of reaction on the foot of the person in forward direction, due to which the person is able to walk forward on the road. Just मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पर्सन अपने पैर से अर्थ पर या रोड पर पीछे की ओर फोर्स लगाता है, तो रोड उसके पैर पर आगे की ओर फोर्स लगाती है, जिससे पर्सन वॉक कर पाता है, हम चल पाते हैं, ठीक। सेकेंड है स्विमिंग ऑफ अ पर्सन। वाइल स्विमिंग अ स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड with his arms, thus action force is acting on the water in backward direction. तो आगे क्या होगा देखिए, यानी कि स्विमर ने अपने हाथों से एक्शन फोर्स वाटर पे पीछे की ओर लगाया। इन टर्न वाटर एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द स्विमर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू व्हिच द स्विमर इज एबल टू स्विम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी कि पानी पर पीछे की ओर फोर्स, तो पानी ने आगे की ओर फोर्स, तो स्विमर हम तैर पाते हैं, यानी कि जो तैराक होते हैं वो तैर पाते हैं, ओके। नेक्स्ट, फ्लाइट ऑफ ए बर्ड। व्हाइल फ्लाइंग द बर्ड पुशेस एयर बैकवर्ड्स with wings. In turn, air exerts equal reaction force on the bird in forward direction, okay, on the bird in forward direction, and you can write for forward direction, and you can write further due to which the bird flies, okay. So you can pause the video, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। There are some more examples, कुछ और भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाकी आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। Okay, one more example, Newton's based on Newton's third law of motion, working principle of jet plane। जो जेट प्लेन होते हैं उनका जो चलते हैं, उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होता है। कैसे समझिए, बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इन ए जेट प्लेन प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट गैसेस। जो बर्निंग फ्यूल, जो फ्यूल जलता है जेट प्लेन में, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट गैसेस को प्रोड्यूस करता है। और उन जेट प्लेन में एक नोजल होता है, उसमें एक ओपनिंग होती है जेट प्लेन में, जिस नोजल से हॉट गैसेस काफ़ी ज़्यादा फोर्स से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, जिससे एयर पर एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक्शन फोर्स लगता है, तो एयर जेट प्लेन पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पर एक रिएक्शन फोर्स लगाती है, और इसी प्रिंसिपल पर वर्किंग प्रिंसिपल होता है जेट प्लेन का। तो देखिए, बर्निंग ऑफ ए फ्यूल इन अ जेट प्लेन प्रोड्यूसेस अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हॉट गैसेस। दीज हॉट गैसेस एस्केप थ्रू अ नोजल with a great force in backward direction. It is the action force. Okay, now these hot gases in turn exert an equal force of reaction on jet plane, due to which the plane is accelerated in the forward direction. तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड एग्जाम्पल है। ऐसे ही सम अनदर एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको बुक से समझिए और उनका एक्सप्लेनेशन देखिए। जैसे रिकॉइल ऑफ अ गन, जैसे कोई गन है, अगर हम उससे किसी बुलेट को, गोली को आगे की ओर चलाते हैं, तो गोली आगे की ओर चलाती है, और जो आदमी या जो पर्सन उससे बुलेट से राइफल से या गन से जो बुलेट को आगे की ओर गोली चलाते, तो उसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश लगता है, बैकवर्ड पुश, एक धक्का लगता है पीछे की ओर, ड्यू टू कि तो गोली जब आगे तो एक्शन फोर्स, तो उसके कारण रिएक्शन फोर्स मिलता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे आपकी राइफल या गन रिकॉइल होती है, बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है रोइंग ऑफ अ बोट इन अ रिवर। किसी रिवर में और या लेक में नाव को चलाना, ओके, तो नाव को चलाना ये भी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। उसमें पानी को पीछे की ओर फेंका जाता है, तो आपका वाटर आगे की ओर नाव पे फोर्स लगाता है, बोट पे। ऐसे ही हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, हॉर्स जब किसी कार्ट को खींचता है, तो इसमें हॉर्स जो है अपने पैरों से पीछे की ओर फोर्स लगाता है, तो जो ग्राउंड है वो हॉर्स पे अर्थ की ओर आगे की ओर फोर्स लगाएगी, लेकिन हॉर्स के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा, एक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए,
तो इसलिए जो हो जाएगा आपका, नहीं तो जो फ्रिक्शन फोर्स से जब ज़्यादा होगा तभी एक्शन फोर्स, जो रिएक्शन फोर्स मिलेगा वो फ्रिक्शन को कैंसिल करके आगे की ओर बढ़ेगा। ओके, ये तो हॉर्स जब आगे की ओर एक्शन फोर्स लगाएगा, कार्ट जो पीछे होगा तो उस पर पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अपोज करेगा मोशन का। लेकिन जो रिएक्शन फोर्स होना चाहिए, जो एक्शन फोर्स के बराबर होगा, शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, इसको भी आप बुक से देखिएगा। नेक्स्ट ऐसे some another examples, rebounds of a ball. Okay, rebound of a ball after striking to a surface। जब बॉल को किसी सरफेस पर हम हिट करते हैं तो बॉल उसके बाद क्या होती है, रिबाउंड होती है, यानी कि पीछे की ओर बॉल आती है। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो यू हैव टू गो थ्रू द ऑल द लेक्चर, आप इसको समझिएगा। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स देखिएगा हमारे डेली लाइफ में जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। ओके, सो बी रेगुलर इन योर स्टडीज, लगातार पढ़ते रहिए, समझते रहिएगा। ओके, और अगर आपको वीडियोज समझ आती हैं, पसंद आती हैं, तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।